अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। ये थे भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में हर्जा सराई कर रहे थे, बल्कि हजियान बक रहे थे। वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो बाकायदा उससे मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका वो कंट्रोल ले, उनको अपने कब्ज़े में ले, जबकि दुनिया ये जानती है कि ख़ुद भारत के जौहरी हथियार भारत की गफलत की वजह से इस वक्त आलमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। मैं कुछ फैक्ट्स स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि भारत में जो तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनकी धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। 1995 से 1998 तक 147 हिफाजती हादसात वहाँ पर रोनमा होते हैं, और 1994 से 2001 तक जौहरी मवाद की जो चोरी है उसके 18 मुकदमात दर्ज होते हैं या वाक़यात जो हैं वो सामने आए। और इस चोरी शुदा मवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी इन्रिचमेंट की जाती है, तो ये यूरेनियम जो है तकरीबन 200 किलोग्राम जो है ये चोरी हो चुका है, और इससे कहीं ज़्यादा जो है वहाँ पर कोशिशें की जा चुकी हैं। और 2 दिन पहले हम देख रहे थे कि ये सब सारी चीज़ें गवर्नेंस के हवाले से अगर मामलात की बात की जाए तो 2 दिन पहले केरला के साहिल के ऊपर 640 कंटेनर्स लदा एक जहाज़ जो है, और इसमें कहा यह जा रहा है कि इंतहाई मौलिक जो है तकरीबन 13 केमिकल्स शामिल थे। इन केमिकल्स की वजह से न सिर्फ केरला का साहिल, वहाँ की आबी हयात, बल्कि जो केरला के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं उनकी अभी दाव पर लगी हुई, उनकी सेहत के संगीन मसाइल हैं। और साथ ही साथ जो भोपाल का एक गैस हादसा जो है, जो कि पूरी दुनिया में बदतरीन सनती हादसा माना जाता है, वो भी भारत के साथ अटैच है। तो एक लंबी तारीख है। यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कब कब भारत में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर जो उनके आलात हैं वो भी चोरी हुए, और फिर ये एटमी मवाद जो है ये भी चोरी करने की कोशिश की गई। इस वक्त आज कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर तारिक कादिर, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार है, और अब से कुछ देर में हमें डॉक्टर परवेज़ हुद-भॉई जो है वो भी ज्वाइन करेंगे। तारिक कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये राजनाथ सिंह जो हैं भारतीय वज़ीर दिफा, ये क्या बकवक कर रहे हैं? पहले मैं सिर्फ 5 लोगों का शुक्रिया करता था, और राजनाथ साहब की जब से उन्होंने मीडिया पे आके बातचीत करना शुरू की है, तो 5 लोगों के साथ छठे का नाम भी शामिल हो गया पाकिस्तान की तरफ से उनको थैंक यू करने का, कि इन्होंने अपना असल माइंडसेट और अपनी जो अकल समझ और उसके जो लेवल है वो दिखाना शुरू किया। पहले 5 कौन थे? हाँ। पहला सवाल यही बनता है। जी जी। तो पहले मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो अजीत डोवल साहब का, कि जी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, डोवलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिसी, और उन्होंने इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनकी सोच को सेकुलर इंडिया के और प्लस गुड नेबर वाली इंडिया के जो सारे डिटैच कर दिया बिल्कुल। उसके बाद है अमित शाह साहब, उन्होंने होम डिपार्टमेंट और होम घर को देख के उन्होंने आरएसएस का जो डॉक्ट्रिन है उसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैश करके आरएसएस डॉक्ट्रिन को सामने रखा। उन्होंने कहा जी इंडिया को इस पे चलाना है। ठीक, तो थैंक्स टू हिम, अखंड भारत, थैंक्स टू हिम। बाकी तीसरा जो है वो नेतन्याहू, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि जी वो उन्होंने इनको इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो इजरायली वॉर फाइटिंग पॉलिसी दी कि जिस तरह वो फ़लस्तीन के साथ वो डील कर रहे हैं, लेकिन बग़ैर रिस्क बताए हुए। उन्होंने कहा जी जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप करते जाएं और आप विन करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि इधर पाकिस्तान और बाकी लोग जो है ये आप जो बाइट बैक करेंगे तो आपने क्या करना है, ये सबक नहीं बताया उन्होंने। तो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने, और खुद उनको पता भी नहीं होगा, नेतन्याहू को भी नहीं अंदाजा होगा। और चौथा जो है वो इनके राजनाथ सिंह साहब जो उनके मिनिस्टर हैं उनको अभी शामिल करते हैं कि उन्होंने अपनी फोर्सेस को इतना पोलिटिसाइज कर दिया, उनके प्रमोशंस और उनके पूरे सिस्टम को, कि उनकी प्रोफेशनल से को अपने जो हिंदुत्व के प्रेशर के अंदर डाल के उनका टोटल प्रोफेशनलिज्म जो है वो डाइवर्ट कर दिया हुआ है कि जी आपने बोलना कुछ नहीं, जो हम कहेंगे आपने फॉलो करना है। तो ये
पांचवा मोदी साहब को कि उन्होंने सारे लोगों को अपने जो किचन कैबिनेट में डालकर बाहर एक लोहे की दीवार बना दी, क्योंकि इंडिया बहुत छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें बहुत सुलझे हुए लोग भी मौजूद हैं। उन सारे सुलझे हुए पढ़े लिखे अकल वाले लोगों से इस पूरी किचन कैबिनेट को बिल्कुल उन्होंने सैचुरेट अलग करके रख दिया। तो मोदी साहब ने इनके किसी भी अकल वाले बंदे से बात करने नहीं दी। तो उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने ये सारा सबको अलग रखा और अलग अंडों की तरह उनको तैयार किया। और उनके अकल समझ से जो इंडिया को 15 साल में नुकसान हुआ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, उनका जो सोशल फैब्रिक है वो ख़त्म हो गया है, उनकी जो इंटरनल हार्मनी थी वो ख़त्म हो गई है। और वो जो सेकुलर वाला जो इंडिया का जो ख्वाब था वो जब ख़त्म हुआ और वो डिसमेंटल हुआ, उससे क्या हुआ है कि वो जो इंडिपेंडेंट जो आज़ादी की जो तहरीकें चल रही थी और वो इंडियन सिस्टम के वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, ठीक, अब वो कामयाब होने की तरफ चली गई हैं। और जाहिर है कि इसके जो नताइज है वो भुगतना तो पड़ेंगे। अच्छा, अब हमें परवेज़ हुद भाई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये मुझे बताइएगा सर कि इसके बाद, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो उसका भी आ रहा है कि जो नियरली कंप्लीशन या इनरिचमेंट जिसे आप कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? फिर यूरेनियम और दूसरी कैलिफोर्नियम है, थोड़ा सा मैं उसके हवाले से भी जानना चाहूँगा। कैलिफोर्नियम तो एक बहुत रेयर एलिमेंट है, वो तो आप सिर्फ रिएक्टर्स में बना सकते हैं या एक्सेलरेटर्स में। जो यूरेनियम की एनरिचमेंट होती है, तो जब आप उसको ज़मीन से माइनिंग करते हैं उसकी, तो 0.7% यूरेनियम 235 होती है, जो कि बहुत बहुत कम है। फिर इसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है, जिससे फिर आप यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस बनाते हैं। उसको फिर सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है, घुमाया जाता है जैसा कि वॉशिंग मशीन में होता है, और फिर आप उसको पहले तो 5% पे करते हैं, तो 5% इस्तेमाल होता है रिएक्टर्स में। लेकिन अगर आपको बम बनाना है जैसा कि पाकिस्तान ने बनाया, तो फिर 90% के लगभग चाहिए होती है, तो वो काम फिर और लंबा हो जाता है। लेकिन ये अगर एनरिचमेंट हुई होती तो भारत के पास अव्वल तो ये सेंट्रीफ्यूज मेरा ख्याल है उस तादाद में है नहीं, और ये उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वो ज़्यादा, अगरचे है कुछ, लेकिन वो ज़्यादातर प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हैं जो रिएक्टर से खारिज होती है। तो उनके जो बम हैं, इंडिया के जो बम हैं, वो ज़्यादा प्लूटोनियम के हैं, क्योंकि उसकी मिक़दार उनके पास खासी है। ठीक, अब आप 10 मई सर 10 मई के बाद किस तरह के मामला देख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि ज़ाहिर है कि दोनों जो नेशंस हैं वो आमने सामने, और एक जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वहाँ से हुआ और उसके बाद बगैर सबूत फराहम किए जो वो एक एग्रेशन, फिर अभी पानी के हवाले से वाटर एग्रेशन भी इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए मामला को? देखिए, ये मसला बहुत गंभीर है। दोनों मुल्कों के पास एटम बम है, जो अगर खुदा न खास्ता इस्तेमाल हुए तो फिर तो इधर ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे। लेकिन ऐसा हम न्यूक्लियर बिल्कुल उस नहज पे पहुंचकर रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और ये पहली बार इस तरह से नहीं हुआ है, बार बार होता रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पहली बार तो ये 1987 में हुआ, फिर 1990 में हुआ, और फिर जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था उस वक्त हुआ, यानी कि उसके 2 साल बाद हुआ, और ये और फिर कारगिल के वक्त होते होते रह गया। तो ये बातें हमें नहीं बताई जाती। जाहिर है कि उधर की फौज और इधर की फौज, उन्हीं के ये इल्म में ये होता है।
लेकिन जब बार बार आप इस चीज के साथ खेलते हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी की गलती हो जाएगी, और इसीलिए इससे दूर रहने की जरूरत है। अब ये तनाज़ात जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हैं और एक दूसरे के ऊपर जो हम इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं, ये हमें तबाही तक पहुंचाएगी। तो बेहतर ये होगा कि कश्मीर के ऊपर अगर कोई मुकम्मल कोई इसका हल निकालना फिल वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मसले को ठंडा किया जाए, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से इस मामलात को देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले कभी दुनिया में तारीख में ऐसा हुआ नहीं कि जनाब जो न्यूक्लियर नेशंस हैं वो आमने सामने, प्रॉक्सीज तो हमेशा रही हैं तारीख में, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला बिल्कुल दुनिया से मुख्तलिफ है। इमरान, मैं परवेज़ साहब से बिल्कुल, हम परवेज़ साहब हमारे वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं। आई एग्री विद हिम कि जो इसका कॉज है इन दोनों नेशंस का न्यूक्लियर स्टेट या न्यूक्लियर लेवल पे आने का, वो भी बदएतमादी है और एक दूसरे की तरफ एतबार का ना होना है। लेकिन ये सारा बदएतमादी और एतबार का ना होना जो है वो उसकी एक जो मेन वजह है, एक तो उनका हमें अभी तक पाकिस्तान को दिल से कबूल ना करना, लेकिन उससे बड़ा जो है वो है कश्मीर, कि जी कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व है और वो यूएन के अंदर मौजूद है। अब इसको जब आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, एक ऐसा जिसमें उनके बड़े भी और हमारे बड़े भी एग्री करके इस दस्तावेज़ को रख चुके हैं, अब जब वो आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आप कैसे इतने 3 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को आप ऐसे रख सकते हैं? तो उसमें रेजिस्टेंस तो आएगी। अभी फ़लस्तीन को देख लें, इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने आज़ादी को कंप्रोमाइज़ करने का कभी नहीं सोचा। तो कश्मीरी लोग और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कश्मीरी लोग और पाकिस्तान के जो अवाम हैं, ये कश्मीर के इस इशू को कभी छोड़ नहीं सकते। हमारी शहरग भी है, और शहरग इसलिए है कि हमारा सारा पानी वहाँ से आता है, हमारा हिस्सा है। तो ये बेसिक कॉज है, और इस कॉज को डेटर करने के लिए न्यूक्लियर डिवाइसेस बने, वॉरहेड बने, और ये वॉरहेड इसलिए बने कि क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया ने चाइना के डर को जहन में रख के 62 में जो उनको मार पड़ी थी, या उनके जो चाइना के साथ जो इनको एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, तो उन्होंने उसको न्यूक्लियर डिवाइस के साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको उन्होंने डायरेक्ट कर दिया पाकिस्तान की तरफ, और मजबूरन पाकिस्तान को भी वो सोचना पड़ा। और 71 में जिस तरह, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि इंडिया ने हमें कभी दिल से कबूल नहीं किया। हमने तो हमेशा उनको कहा है कि जी आप आज़ाद हो गए हैं और सेपरेट हो गए हैं, तो आप अपने मुल्क में रहें। लेकिन उन्होंने ये 71 में भी जो मुक्ति बाहिनी बनाने से लेके पाकिस्तान को अलग करने में जो किरदार अदा किया, वो तारीख का हिस्सा है। अब ऐसे सिस्टम को रोकने के लिए न्यूक्लियर बनाना पड़ा, और न्यूक्लियर की वजह डेटरेंस जो है वो ज़रूरी थी। तो ये एक बड़ा अब जैसे वो राबिदा साहब ने जो बात की कि जी इनको IA के कंट्रोल में होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी अच्छे मतलब इक़दामात हो सकते हैं अगर एतमाद हो, अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करें। लेकिन बातचीत करें किस मामले पे और किस लेवल पे? वो यही है कि जी कश्मीर के मामले पे जहाँ पे आप सारे एग्रीड हैं, तो उसको आप लेके आएँ, और फिर बाकी जो टेक्निकल, प्रोफेशनल और मिलिट्री जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर अब आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। परवेज़ हुद भाई साहब भी मौजूद हैं और ब्रिगेडियर तारिक कादिर साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। हुद भाई साहब, अब ये जो वाटर एग्रेशन है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जो बारहा धमकी दी जा रही है पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाएगा, क्या ये फिजिबल होगा? और फिर इंडस वाटर ट्रीटी, इन तमाम मामलात को आप किस तरह से देखते हैं? ये इंडिया का कदम बिल्कुल गलत है। ये एक ऐसा माहदा है जो वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुआ था 1960s में, और जिससे ये तय हुआ था कि दोनों मुल्कों को पानी मिलेगा और उसकी मिक़दार का तयन हुआ था।
तो हाँ, हमारे बीच में झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे आप अगर हटेंगे तो फिर दीगर तमाम मसाइल भी उठ खड़े होंगे, और इसका मतलब ये होगा कि सिवाय कशीदगी के आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया इससे पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान को अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ फाका होगा, यहाँ वो हालात पैदा हो जाएंगे कि जिंदगी का कि यहाँ पर लोगों का जीना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा ये एक सूखी धमकी है, और इंडिया को ये भी सोचना है कि आखिर चाइना है, चाइना ने अगर इंडिया का ब्रह्मपुत्र दरिया का पानी बंद कर दिया तो उसके ऊपर कितना बुरा असर है, और जो पूरा आलमी निज़ाम है वो बिखर जाएगा। ठीक जी, कादिर साहब। जी, मैं बिल्कुल इस पे इत्तेफाक करता हूँ कि ये कहना जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, ये उनके काबिलियत की तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कानूनन जो वर्ल्ड बैंक का जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक वो कर नहीं सकते, करना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान ने जिस तरह नहीं, का अगर कर नहीं सकते, करना नहीं चाहिए, तो कर क्यों रहे हैं? क्या है उनके दिमाग में ऐसा? देखें, इस वक्त वहाँ पे जो कहते हैं ना कि ये कमिटमेंट ट्रैप है, ये आरएसएस का कमिटमेंट ट्रैप है, बीजेपी का कमिटमेंट ट्रैप है, मोदी साहब का, कि उन्होंने इतनी बढ़कें मारी हुई हैं कम, मेरे ख्याल में वो वहाँ पे, क्योंकि वो इलेक्शन और वोटर माइंडसेट के साथ इस वक्त चल रहे हैं, जितने जलसे कर रहे हैं वहाँ पे वो सियासी नारे बहुत मार रहे हैं, और जिनके अंदर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी सारी सियासत का महवर जो है वो एंटी पाकिस्तान स्लोगन बनाया हुआ है, तो उनको ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ होद भाई कि ये उनकी काबिलियत है नहीं, करेंगे भी नहीं, और इंटरनेशनल जो सेंसिबल स्टेट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको इसकी इजाज़त भी नहीं देंगे। प्लस पाकिस्तान ने जो अपना इतना स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व दिखा दी है, वो भी उन्होंने, उनको ये एक वाज़े मैसेज आ गया है कि अगर हम इससे, ये तो बहुत छोटा सा उन्होंने एक वायलेशन की थी, उसका जवाब मिला है, अगर इससे बड़े लेवल की वायलेशन होती है कन्वेंशनल वॉरफेयर में, तो भी आपको पता है कि जी हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने कहा था कि हमने सारे पत्ते अभी तक दिखाए नहीं हैं। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी या पाकिस्तान का पानी रोकना, 24 करोड़ का पानी रोकना, यहाँ पे तो 1-2 मिनट के पानी के बारी पे कत्ल हो जाते हैं, तो ये 24 करोड़ लोग आपके ख्याल में ये बैठेंगे? नहीं, और अगर इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी नहीं, तो फिर दूसरे जो अकॉर्ड्स हैं वो भी नहीं, शिमला अकॉर्ड की तरफ। देखें, इंडस वाटर ट्रीटी अगर एब्जॉल्व होता है, होगा नहीं, लेकिन हो जाता है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम हक रखते हैं कि हम शिमला एग्रीमेंट को एब्जॉल्व करें, और ये जो बायोलेटरल जो एग्रीमेंट हमने करके कोई भी इश्यूज रिजॉल्व करने हैं ये डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इंटरनेशनल लोगों को आना पड़ेगा। इस वक्त इंडिया ने कश्मीर के ऊपर भी आना पड़ेगा, कश्मीर में भी आना पड़ेगा, हर चीज़ पे आना पड़ेगा, और फिर इंडिया दोबारा वो जो अपने आप को डीहाइफेनेट करने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसमें ऑलरेडी हाइफेनेटेड है, और वो मज़ीद हाइफेनेटेड बल्कि ब्रैकेटेड हो जाएगा कि अब आप इस ब्रैकेट के अंदर उस वक्त बाहर निकल सकते हैं जब आप ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करें, वरना हम 2 न्यूक्लियर मुल्कों को इस तरह लड़ने नहीं दे सकते बगैर किसी। और ये सिचुएशन आपको याद है कोल्ड वॉर के अंदर यूएस और यूएसएसआर और अमेरिका के अंदर, ये भी न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से ये फिर ये चीज़ें हुई, और एक नॉन न्यूक्लियर रिजॉल्व के साथ ये सारे मसले हल हुए। तो पाकिस्तान में भी यही होगा अगर दोनों मुल्क ना बैठे और इसको इशू को रिजॉल्व ना किया तो। जी खुद भाई साहब, सर ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत और आरएसएस और फिर उसके बाद बीजेपी, मौजूदा जो सेटअप है इंडिया का, खुद हिंदुस्तान का जो तशख़्ख़ुस है और जो एक सेक्युलर स्टेट हुआ करती थी, आज क्या उस छवि को नुकसान पहुंचा है भारत की उसमें या नहीं, इंटरनेशनली, ग्लोबली? हाँ, ये इस हद तक पहुंचा था कि नरेंद्र मोदी का अमेरिका में दाखिला
बंद कर दिया गया था, उससे अमेरिका वीज़ा देने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि बम्बई में जो हंगामे हुए थे उसमें वो मुलविस थे और उसमें कोई 2000 मुसलमानों को मार दिया गया था। तो हाँ, जो इंडिया का तशख़्ख़ुस है वो बदला है, उसका जो इमेज है वो भी दुनिया में बदला है। तो यही चीज़ है जिसको बीजेपी ने खराब किया है, पहले कम और अब ज़्यादा। तो अब ये देख लीजिए कि जो कश्मीर में हुआ, पहलगाम में हुआ, हालांकि उधर के मुसलमानों ने इस कत्ले आम पर खूब एहतजाज किया और कहा कि ये गैर इंसानी है, और ये बहुत अच्छी बात है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये किया। लेकिन जो कश्मीरी इंडिया में मुकीम हैं, इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम हैं, उनको फिर भी न सिर्फ शक की नज़रों से देखा गया और देखा जा रहा है, लेकिन उनको बाज़ उनमें से ऐसे हैं जिनको चुन चुन कर मारा गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त का। और फिर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद जी। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि ये क्या कनेक्शन है आपस का शिमला एग्रीमेंट का और इंडस वाटर ट्रीटी का, जब ये बात की जाती है? देखें, वैसे तो फैक्चुअली तो कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों ये अलग अलग मुआहदे हैं। वो 1960 में हुआ, ये शिमला एग्रीमेंट 74 में पाकिस्तान हुआ। ने फौरन कहा ना कि अगर वो नहीं तो फिर ये भी नहीं। वो देखें, वो वजह के पहले तो वो हुआ, वो तो एक अकल समझ और बिल्कुल के मुताबिक हुआ। ये वाला जो हुआ, ये एक पाकिस्तान थोड़ा सा पाकिस्तान को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन थी। 71 हो चुका था, बांग्लादेश अलग हो चुका था, पाकिस्तान ने अपने बिजनेस वॉर लेने आने थे, इलाके खाली करने थे, तो उसमें पाकिस्तान वॉज ऑन अ लिटिल वीकर विकेट। इस वजह से कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान साहब, सॉरी, ये जो भुट्टो साहब ने जो करवाया था इंदिरा गांधी के, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने अपने थोड़े से जो लेवरेज है वो कंप्रोमाइज़ की थी कि जी ठीक है तो ये इंटरनेशनल यूएन का मुआहदा कश्मीर के बारे में, लेकिन हम आपकी बात मान लेते हैं, हम इसको दो तरफा करेंगे और बैठ के बात करेंगे, ये बायलैटरल करेंगे, दो तरफा बायलैटरल। ओके, ठीक। अब अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को एब्जॉर्व करते हैं या डिस्कार्ड करते हैं, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि जी इसको भी एब्जॉर्व करें। अब अगर ये एब्जॉल्व होता है तो फिर तो आपने देखे, सबसे पहले तो इंडिया ने जितने भी वहाँ पे जो वाटर रिजर्वायर बनाए हैं और पानी के जो स्टोरेज डैम्स बनाए हैं, उसमें आपको याद है, पता नहीं उस दिन हमारी बात हो रही थी कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज ऑल गुड। 1959 तक, 59 के आगे भी, आखिरी 4 महीने पहले नेहरू साहब के पास कुछ लोग आए और उन्होंने उनको कहा कि जी आप ये बहुत कुछ दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो ये 3 क्लॉजेज़ और डालने हैं। वो आखिरी 4 महीने के अंदर वो क्लॉजेज़ डाले गए कि जी स्टोरेज डैम्स बनने चाहिए और उसके ये साइज़ होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब उसका टाइम नहीं था कि जी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी थक चुका था इस सारे नेगोशिएशन को करते करते। अयूब खान साहब भी कह रहे थे कि जी इसको हम क्लोज़ करें, नेहरू साहब भी कह रहे थे कि क्लोज़ करें, टेक्निकल लोग उनके कुछ और आइडियाज़ थे। तो बगैर बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स के बगैर ये क्लॉजेस डाल दी गई। अब उसको वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो भी यूज़ नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम भी तो था ना उनके लिए, क्योंकि होता ये था कि वो जो डैम्स बनाते थे, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली उसको जाके चैलेंज कर देता था, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता था। तो ये उनके ये उससे भी रिलेट है। देखिए, ये पाकिस्तान के जो हमारा इंडस वाटर कमीशन है, हमारे जो टेक्निकल टीम्स हैं, वो सारे जाके उनको कहते थे कि भाई आपका लिखा था स्टोरेज डैम्स, आप तो ये वियर्स बना रहे हैं, आप तो ये पानी डाइवर्ट कर रहे हैं, आप तो ये कैनाल्स में डाल रहे हैं, और ये आप तो आपको रन ऑफ द रिवर बनाना था, पैरेनियल यूज के लिए लेके जा रहे हैं। इंदिरा कैनाल बनाया, वहाँ से बनाया, वियर बनाया, सारे, तो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होते रहे और वो सारा लाइव। अगर तो वो उसको छोड़ते हैं और इंडस वो वर्ल्ड बैंक वाला प्लेटफॉर्म को एब्जॉल्व करते हैं, फिर तो फ्री फॉर ऑल है।
और फ्री फॉर ऑल। फिर कोई डैम बना के दिखाए ना सामने हमारे मिसाइलों के सामने। यही इंडिया को मिसकंसेप्शन थी कि फ्री फॉर ऑल हो जाएंगे हम और हम इनको थप्पड़ में मार के आएंगे। थप्पड़ मारने के लिए इन्होंने हाथ उठाया और वहाँ पे उनको इतना सख्त मौका बुनियानुल मरसूस का लगा है कि उनको अब ये समझ आ गई है कि ये हम एक हाथ उठाने पे अगर ये लगा है, तो अगर हमने 2 हाथ उठाएं और कन्वेंशनल वॉर के किसी और टियर पे, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में भी अब ये जो सीढ़ी है उसके बहुत सारे अभी स्टेप्स आ गए हैं, पौड़ियाँ जो हैं या स्टेप्स हैं वो ज़्यादा बन गई हैं। अब आपने देखा कि अभी तक फ़ौज बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। कन्वेंशनल वॉर में फौज उसकी नौबत ही नहीं आई, उसकी नौबत ही नहीं आई और दुनिया पे धाक बिठा दी। अभी तो वो जो कमर, बस वो जो कमर बंद जो होता है ना, बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा का क्या, अभी तक तो वो कमर बांधने की बारी भी नहीं आई। अब तो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर ने और अहमद कुरैशी साहब ने या बाकी लोगों ने अभी सिर्फ उनको बताया कि भाई हम आपने कर दिया, अब आपको जवाब सुनना पड़ेगा। और वो हुआ और वो इतना सख्त था कि उनको अब तक समझ नहीं आ रही कि अगर ये अगली मरतबा हमने ज़्यादा किया तो क्या जवाब आएगा। तो मेरे अपने ख्याल में समझ आ गई होगी। और प्रोफेशनली जो मैं अपने ज़ाती तौर पे आपको मैं बताऊं कि इंडिया ने प्रोफेशनल, अब क्योंकि पहले सियासी लोग उनको सुनाते नहीं थे और फ़ौजियों को सुनते नहीं थे, अब फ़ौजियों ने उनको बताया प्रोफेशनली कि भाई आप स्टेप बैक कर दें, और वाकई इंडिया की फ़ौज चली गई है पीछे। इंडिया की फ़ौज अभी वो जो इक्वेशन इस वॉरफेयर में हमने देखा, एयर वॉरफेयर में चाइना के हवाले से ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में उसकी धाक है। व्हाट्स लेटेस्ट, क्योंकि शुरू से अब तक जो रफ़ाइल तैयारों के साथ हुआ, जो फ्रांस जिस तरीके से देखा, फिर इंटरनेशनली जो शोकेस हुआ है चाइना के जो उनकी टेक्नोलॉजी जदीद, तो कितना चाइना आगे बढ़ा है और कितना पाकिस्तान ने उसको आगे बढ़ाया इंटरनेशनली इस इक्वेशन। इमरान देखो, इस पे तो इतनी बहस हो रही है। मेरे ख्याल में अगर आप पूरी दुनिया में इस 5 दिन के जो वॉरफेयर है इसके ऊपर इस वक्त जो स्टडीज़ हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो बाकी जो और यकीनन हो रही होंगी बिल्कुल हो मतलब आप जो कांट इमेजिन, हमारे दोस्त हैं हमारे साथ जो हमने कोर्समेट्स हैं जो ग्लोबल अमेरिका इंग्लैंड बाकी जगहों पे जो फौजी गैर फौजी वो सारे वो एनालाइज करने का जो प्रोसेस है ये बहुत दुनिया में हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं थी, ये वेस्ट और ईस्ट के टेक्नोलॉजी का शो ऑफ था। ये अरेना था, ये बॉक्सिंग रिंग था, और उस बॉक्सिंग रिंग में छोटी सी एक बाउट हुई है, एक जंग से हुई है, और वहाँ पे चाइनीज़ वेपनरी, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी एक्सपर्टीज़ विज़ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन एक्सपर्टीज़ ऑफ द मैन पावर, लोगों का, पायलट्स का, और फिर सबसे बड़ी बात लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का जो रिजॉल्व है कि वो कितना कंपोज्ड होके, कितना कंपोज होके साथ खड़ी हुई। ये कभी हो सकता है कि एक आर्मी चीफ जंग के लिए जा रहा हो, सुबह फजर की नमाज के वो इमामत भी करवा रहा हो, तो मतलब ये आप ये देख लें कंपोजर की जो ये। तो अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं, ऐसे में अमेरिका का क्या रोल है? ट्रंप वो कह रहे हैं 8वीं 10वीं मरतबा उन्होंने कह दिया कि जनाब मैंने इंटरवीन किया और इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं रिजॉल्व करवाऊंगा। इंडिया किसी भी किस्म की आर्बिट्रेशन को, किसी भी किस्म की जो है वो मदाखलत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा तो वहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। ये किस तरह क्या, और हम किस हद तक, क्योंकि हमारे यहाँ खुशी बड़ी मनाई गई इस चीज़ के ऊपर, और हमें याद होना चाहिए वो 7वां बहरी बेड़ा जो आ रहा था। सर देखें, जयशंकर साहब इस वक्त बिल्कुल सबसे जो परेशान बंदा है ना इस वक्त, हालत ख़राब हुई हुई, वो सबसे परेशान नहीं, हालत तो आप मतलब आप मीडिया वाले अपनी नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं जो अपनी सोच के मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा परेशान बंदा जंग से पहले और जंग के बाद। जंग से पहले जयशंकर साहब और उनके जो एमई है, जो उनका एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है, इसको उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया था। उनको इतना बताया था कि आप कुछ भी ना करें, हम आपको इतना मटेरियल देंगे इस जंग के बाद कि आप पूरी दुनिया को 2 मिनट में कन्विंस कर देंगे। तो जयशंकर साहब और एमईए वाले चुप करके बैठे रहें कि देखें क्या देते हैं। अब जब उन्होंने वो जंग हुई और जंग में जब उन्होंने कागज़ दिए उनको, उन्होंने फ़ोल्डर लिया, फ़ोल्डर जाके जब खोला तो सारे के सारे खाली कागज़ थे, क्योंकि जंग में तो सारा पासा उल्टा हुआ था। सही। अब उनके पास क्या है वो सेल आउट करने के लिए, तो सबसे परेशानी वाले बंदे वो हैं। अब इसके बाद जंग क्लोज़ करने में उनके ऊपर कहा गया कि अब आप करें,
उन्होंने फिर सऊदी अरब को तरले किए या मिन्तें की या यूएई को डाला या टर्किश जो गवर्नमेंट है उनको डाला। उन्होंने पाकिस्तान के जो बहुत सारे और दोस्त हैं उनके साथ भी बात करने की कोशिश की और आखिर में ये ट्रंप की तरफ और अमेरिकन रोल आ गया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये रोल हुआ है और इसको उन्होंने मानना भी पड़ेगा। अब जो ये निगेशन कर रहे हैं या जो इनकारी कर रहे हैं ये सिर्फ इनका ये इस बिहार और यूपी के जो इलेक्शंस हैं। व्हाट अबाउट ट्रम्प? क्योंकि वहां पे उन्होंने टैरिफ के ऊपर बात की ना, फॉरेन जो कह रहे कि टैरिफ, और क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो पॉलिसी बनाता है, पेंटागन जो है वो पॉलिसीज बनाता है, ट्रम्प तो और उसके फौरी बाद आपने देखा कि जिस तरीके से वो निगोशिएट करने बैठे चाइना के साथ टैरिफ्स के ऊपर। देखें ट्रम्प का बड़ा एक है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए उन्होंने कहा जी मैंने पैसे भी इकट्ठे करने हैं और नेगोशिएट भी करना है, बार्गेन भी करना है और ट्रेड भी करना है। तो इंडियंस को पता है कि अगर हमने अपनी इकॉनमी को रिवाइव करना है और वाइबल रखना है, उनका इस वक्त 61% जो ट्रेड का जो लिंकेज है वो यूएस के साथ है। तो अगर वो तो यूएस को तो कभी इग्नोर कर नहीं सकते और यूएस भी वो उन्होंने कह दिया। तो दोनों ज़ाहिर कि 1.4 बिलियन की एक मार्केट है। तो इसको इस वक्त सिर्फ जो होम फ्रंट पे इलेक्शन है वहाँ पे ये नारे मारते रहेंगे, लेकिन अमेरिकन को कभी नो नहीं कर सकते। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर तारिक कादिर रिटायर्ड हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उसके साथ साथ डॉक्टर इजहुद भाई जो हैं वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इस वक्त मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।